कुछ भी केवल। हाँ, क्या सुना है बैक्टीरियोफाज के बारे में? ठीक बता रहे हो। बैक्टीरियोफाज कहते हैं, ठीक है। फेज तो वो वाली फेज हो जाती है जब आप प्रोफेज एनाफेज ये वाला करते हैं ना, उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है। यहाँ पे HAGE है ना, बैक्टीरियोफाज। ठीक। देखो, फाज का मतलब फीडिंग से है, राइट। शुरुआत यहीं से करते हैं, नाम से देखो, बैक्टीरियोफाज कह रहा है, दैट मीन्स बैक्टीरिया ईटर्स। ऐसे वायरसेस जो कि बेसिकली, यानी कैटेगरी किसकी हो गई, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या है, या ई सेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि वायरसेस की कैटेगरी में आते हैं। काम क्या करते हैं, मतलब इनको बैक्टीरियोफाज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया पर पैरासाइट है, या तो हम ये कहें, या फिर अगर नाम से देखना चाहे, नाम नेम की एनालिसिस करें तो क्या होगा, फाज का मतलब हो गया क्या, कि ये फीडिंग करते हैं, दैट मीन्स बैक्टीरिया ईटर्स, राइट। इतनी बात समझ में आई कि ये बेसिकली बैक्टीरियोफाजेस आर व्हाट, these are viruses which parasitize on bacteria। ठीक है, इन्हीं के कुछ कुछ ऐसे टाइप्स भी देखे गए हैं जो अलग अलग ग्रुप ऑफ, मतलब उनका होस्ट जो था वो अलग अलग था। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी इसी सिमिलर काइंड ऑफ वायरसेस को देखा गया जो कि यीस्ट पर फीड करते हैं, या यीस्ट पर पैरासाइट है, या फिर कुछ ऐसे मेंबर्स देखे गए जो कि एक्टिनोमाइसिटीज एक फंजाई है, उस ग्रुप के मेंबर्स पर पैरासाइट थे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग, या फिर कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी पर पैरासाइट थे। ठीक है, कौन, बैक्टीरियोफाजेस ही, उनकी कैटेगरी यही थी, या वायरस का टाइप यही था, लेकिन उनका जो होस्ट था वो बजाय बैक्टीरिया होने के, या तो साइनोफाइजस, यानी कि दैट मींस ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोफाइजस बोल रही हूँ, साइनोबैक्टीरिया थे। साइनोबैक्टीरिया बेसिकली क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, एल्गी वाले पेपर में आपने पढ़ा होगा, जिसमें ग्लियोट्राइकिया आता है, मोनोसिस्टिस, सॉरी मोनोसिस्टिस बोल रही हूँ, माइक्रोसिस्टिस आते हैं। ठीक है, तो ये सारा किस में आ जाएगा, साइनोफाइजस में। ठीक है, उसी के बेसिस पे कि जो होस्ट था उसी के बेसिस पे इसको नाम दे दिया गया, एक्टिनोफाजिस या फिर ज़ीनोफाइजस। तो इसमें लिख लो, चाहे कि जब भी आप पेन डाउन करना तो इसमें लिख लेना, जाइमोफाजस का मतलब हुआ कि वो बैक्टीरियोफाजस जो कि यीस्ट पर पैरासाइट है। एक्टिनोफाजस का मतलब क्या हुआ, वो बैक्टीरियोफाजस जो कि एक्टिनोमाइसिटीज एक क्लास ऑफ फंजाई है, या एक है, एक ग्रुप है फंजाई का, उस पर पैरासाइट होते हैं। ठीक है, थर्ड वन साइनोफाजस है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी पर, या कहे साइनोबैक्टीरिया पर पैरासाइट होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कह दिया गया, साइनोफाजस। बहुत समय पहले है कि किसी पेपर में ये चीज पूछी गई थी, शॉर्ट नोट आया था कि वो साइनोफाजिस पे शॉर्ट नोट लिखिए। ठीक है, तो अगर आपको ये मालूम होगा कि बैक्टीरियोफाजिस तो सभी ने सुन रखा रहता है, साइनोफाजिस रेयर है ना। तो साइनोफाजिस क्या हो गया, बेसिकली वो वो वायरसेस जो कि, या वो बैक्टीरियोफाजिस जो कि किस पे, ब्लू ग्रीन एल्गी पर पैरासाइट होते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये तो नाम की बात हो गई, नाम के बेसिस पे कैटेगरी। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है इनकी हिस्ट्री की, कि डिस्कवरी कहाँ से हुई थी। तो दो नाम हमेशा याद रख लीजिएगा, और आज का लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना, लास्ट में जितना पढ़ा दिया होगा वहां से क्वेश्चन, मतलब MCQ टाइप का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, भले ही दो चार करें। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो दो। हाँ जी, आकांक्षा कुछ कह रहे हैं? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, डोंट वरी, उसके लिए परेशान मत हो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जितने लेक्चर्स अगर भले ही यूट्यूब पर नहीं मिले तो यहाँ आपको, मतलब ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के लिए परेशान नहीं हो, जितना असेसेबल है उतना सुनिए। ठीक है, और नहीं हो पा रहा है तो फिर रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डेड जो वीडियो होगा उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो दोबारा क्वेरी कर लेना, ठीक, बता दूंगी।
बात आती, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो दो साइंटिस्ट के नाम, एक तो एडवर्ड टोबार्ट, ठीक है, इनका नाम, और डी हैरल, इन दो दो साइंटिस्ट का नाम आप याद रख लीजिए। कभी कभी डी हैरल फिनोमेना इस तरह से करके, या टोवार्ट डी हैरल फिनोमेना ऐसे करके मतलब पूछा जा सकता है। या एमसीक्यू, अगर मान लीजिए एमसीक्यू पेपर होता है तो उसमें भी, या इन फ्यूचर आप कभी कोई एग्जाम देते हो तो वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला या वायरसेस से कुछ पूछा जाता है, तो इस तरह से फिनोमेना ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये अलग जगह पर कहीं काम कर रहे थे और इन्होंने कहीं अलग जगह पे काम किया था। ये शायद फ्रांस से थे, डी हैरल, ठीक है, और ये एडवर्ड टुआर्ट जो थे वो इंग्लैंड में। ठीक है, किया क्या, इनके ईयर्स भी देखिए डिफरेंट है, 1950 का है, 1915 का, और ये है 1917 के। इन्होंने काम क्या किया था, सबसे पहले आपको ये मालूम है ना कि एनिमल की इंटेस्टाइन में, मतलब ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो इंटेस्टाइन में कुछ कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, ये बात सभी को पता है ना, रहते हैं कि नहीं? हाँ, तो हुआ क्या सुनिए, कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को, मतलब उसका कल्चर मीडिया इन लोगों ने तैयार किया। ठीक, और उसमें क्या किया कि इन्होंने ऐड क्या की चीज करी, सीवेज का जो मतलब वाटर होता है उसको ऐड किया। ठीक, और वो सीवेज वाटर ऐसा था जिसमें बैक्टीरिया, जिसको बैक्टीरिया फिल्टर से मतलब ये कह सकते हैं बैक्टीरिया फिल्ट्रेट किया हुआ था, या बैक्टीरिया फिल्टर से पास आउट किया हुआ था। दैट मीन्स कि वहां पर कोई बैक्टीरिया नहीं था जो हमने सीवेज का वाटर ऐड किया था। ठीक है, जब उन्होंने कुछ समय बाद देखा तो जो सैंपल या कल्चर मीडिया इन्होंने तैयार किया था, कौन सा वाला, वो वाला जो कि इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया से लिया हुआ था, ठीक है, या इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया का जो कल्चर मीडिया था, उस कल्चर मीडिया को जब इन्होंने दोबारा ऑब्जर्व किया कुछ समय बाद, तो देखा कि वहां पर बिल्कुल भी जितने भी बैक्टीरिया थे वो सारे के सारे डिसॉल्व हो चुके थे। ठीक है, तो इससे इन्होंने ये पता लगाया सीवेज में जरूर कुछ ऐसा है जो कि क्या कर रहा है कि बैक्टीरिया को किल कर रहा है किसी तरह से, है ना, क्योंकि वहां पर, क्योंकि इंटेस्टाइनल कल्चर मीडिया जो लिया था बैक्टीरिया का, उसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं बचा था। अगेन उन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए फिर से सीवेज का वैसे ही जो पहले ऐड किया था सैंपल, वो ही सीवेज वाटर का सैंपल ऐड किया। अगेन उन्होंने सेम रिजल्ट्स मिले उनको। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो सीवेज है इसमें जरूर कुछ ऐसा है, और वो जरूर कुछ ऐसा, वो क्या था, दैट वन इज, यही बैक्टीरियोफाजस थे। ठीक है, तो ये जो मतलब इनका एक्सपेरिमेंट था, इसी को कहा जाता है टुवार्ट डी हेरल फिनोमेना। ठीक है, कि इस तरह से डिसॉल्व हो जाना बैक्टीरिया का उस कल्चर मीडिया से, ये कहलाता है टुवार्ट डी हेरल फिनोमेना। ये बात समझ में आई, यहीं से इसकी डिस्कवरी स्टार्ट होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई एक बार ये। हाँ, चलिए आगे बढ़ते। हाँ, ठीक है, तो अब फाइनली इससे अक्रेंस भी पता चल गई। आते हैं कि अक्रेंस कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये बैक्टीरियोफाजस कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सॉइल में, ठीक है, सीवेज में, सीवेज वाटर में, या फिर इंटेस्टाइन हो सकती है, मैन की हो सकती है, इंसेक्ट्स की हो सकती है, या फिर एनिमल्स की हो सकती है, कॉमनली कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ होस्ट के बेसिस पे मैंने बता ही दिया कि ब्लू ग्रीन एल्गी पर जब पैरासाइट होते हैं तो उनको ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। ठीक है, वो टाइप का हो गया। तो एक नॉर्मल अक्रेंस तो वायरसेस की ये हो गई। बाकी अगर टाइप्स की बात करें, ठीक है, तो अभी केवल नाम आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये किस बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज किया गया है इसको बाद में बताऊंगी आफ्टर स्ट्रक्चर। ओके, तो जब बैक्टीरियोफाजस की टाइप्स की बात करते हैं तो तीन कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं टी इवन, एक को कहते हैं, ये बेसिकली ई कोलाई, जो कोलीफाजस आपने हर जगह जब कभी भी मेडिकल का कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, बता सकते हो? हम्म, सुना है? ई कोलाई है। कौन सा वाला ई कोलाई वाला, कौन सा, ये वाला ऐसे करके पढ़ा होगा, है ना, ये भी बेसिकली 5 × 174 फाज। ठीक है, तो ये भी बैक्टीरियोफाज की ही एक कैटेगरी है
जिसका एक्सेप्शन क्या होता है, यूजुअली डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है ना। नॉर्मल जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है उसमें सब में कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन ये एक ऐसा है जहाँ पे कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड है। इस वजह से इसको बार बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी बुक खोलो तो ये जरूर उसमें मिल जाएगा नोट्स के फॉर्म में, ठीक है। एक पॉइंट जरूर दिया रहता है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस में मिलता है, ठीक है। तो ये तो खैर बात दूसरी हो गई। तो मैं केवल ये बताना चाह रही थी आपको कोरिलेट करने के लिए कि वो भी क्या है, बेसिकली ए बैक्टीरियोफाज है, राइट। अब इसी में अगर हम टाइप्स की बात करें तो कुछ ऐसे बैक्टीरियोफाजेस होते हैं जिन्हें टी इवन कहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको टी ऑड कहते हैं, और एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसे कहते हैं T5 फाज, ठीक है। ये सारे फाजेस अलग अलग किस बेसिस पे है, किसी में जो साइटोसिन, आपको मालूम है ना, क्योंकि डीएनए इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या है कि न्यूक्लिक एसिड होता है, वो क्या होता है, डीएनए होता है। बेसिकली बैक्टीरियोफाजेस की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्योंकि ये वायरस है तो जाहिर सी बात है किसके बने होंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन के। न्यूक्लियोप्रोटीन दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा वाला होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, दिस वन। डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ होता है, ये स्ट्रक्चर में बात करेंगे। जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी मालूम है कि हर डीएनए के मॉलिक्यूल में डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना। और न्यूक्लियोटाइड की जब बात करते हैं तो उसमें नाइट्रोजनस बेस भी आता है। कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नॉर्मल डीएनए में कितने नाइट्रोजनस, दो तरह के, हाँ, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। अब जरा प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के अलग अलग नाम बता दो, विच वन इज प्यूरिन, हाँ, प्यूरिन, वो प्यूरिन है, गलत, गलत गलत, साइटोसिन क्या बता रहे हो, एडेनिन, लिसन लिसन, हाँ, वो पिरिमिडिन है एग्जैक्टली। हम्म, जिसमें वाई वाई, सुनो मेरी बात, अब कभी कंफ्यूज नहीं होगे। जिसमें वाई वाई आ रहा है ना, वो क्या, कौन से वाले, पिरिमिडिन है। पिरिमिडिन की स्पेलिंग में वाई आता है कि नहीं, यस ना। पिरिमिडिन जिन नाइट्रोजनस बेसिस में वाई वाई स्पेलिंग में आ रहा है वो कौन सी कैटेगरी में आ गया, पिरिमिडिन में, ठीक है। और जिनमें केवल सिंपल, जिनकी स्पेलिंग काफी कुछ मतलब होमो कह सकते हैं ना कि बोलने में सिमिलर है, एडिनिन गुआनिन, है ना, तो वो किससे आ जाएंगे, प्यूरिन से, उसमें कहीं भी वाई नहीं है, राइट ना। जबकि थायमिन और साइटोसिन दोनों में वाई वाई है, और वो किससे मिलते जुलते हैं, प्रोटीन से, ठीक है, आप कभी नहीं भूलोगे। तो इसमें क्या होता है कि टी इवन वाले में जब स्ट्रक्चर देखा गया तो ये पता चला कि इनका जो साइटोसिन होता है वहां पे साइटोसिन ना होकर के उसका कुछ मॉडिफाइड फॉर्म होता है, वो कुछ हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्रुप से ऐड होकर के जहां जहां साइटोसिन होना चाहिए वहां पे बजाय साइटोसिंपल साइटोसिन होने के हाइड्रोक्सिल मिथाइल साइटोसिन होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था। इसके अलावा इनकी जो टेल रीजन होता है उसमें वो कॉन्ट्रैक्टाइल शीट होती है, जबकि इनके जब टी ऑड वाले जो फाजस थे उनको देखा गया तो उसमें बेसिकली ना तो साइटोसिन भी एकदम नॉर्मल था, दूसरी बात है कि इनकी जो टेल थी वो भी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल थी। उस टेल का क्या काम है वो और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। T5 फाइजस भी ऑलमोस्ट ये टी ऑड वालों से ही मिलता जुलता है, ठीक है। केवल कभी कभी कुछ कुछ कैटेगरी में ऐसा होता है कि केवल पोलीगोनल हेड होगा, टेल होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसी के बेसिस पे, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया गया है अभी तक, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये कैटेगरी होती है, T1 हो सकता है, टी ऑड हो सकता है, T5 हो सकता है, राइट। नेक्स्ट वन, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये बात आती है मुद्दे की, ठीक है, क्योंकि यही मेन आपके सिलेबस में मेंशन भी है कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाजस, पहले भी सुन रखा होगा, ये वाला डायग्राम जगह जगह बना रहता है, बना हुआ है, पहले देखा है कि ना, पहले देखा है कि नहीं? चलिए, हाँ, ये टैडपोल लाइक है। कोई कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो मतलब चलिए, अच्छा, जाने दीजिए,
म्यूट ही रखिएगा अपनी तरफ से, ठीक है। किसी मेल पर्सन की भी वॉइस आ रही है ऐसा लग रहा है ना। फैमिली में तो किसी और रूम में चले जाओ अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो, ऐसा कुछ, ठीक है। स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, कोई अपने भाई बहन को तो नहीं बैठा ले हुए हैं अपनी जगह पे कि दे मेरी अटेंडेंस तो पूरी हो जाएगी। इस तरह का काम मत कीजिएगा, वरना नंबर या ज्ञान जो है वो किसके पास जाएगा, भाई बहन के पास जाएगा, आप फिर रह जाएंगे, पेपर आपको देना है, ठीक है, भाई बहन को नहीं देना। स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो बैक्टीरियोफाज का जो स्ट्रक्चर है वो टेडपोल लाइक कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि एम्फीबियंस के लार्वा होते हैं टेडपोल, वैसे ही कि हेड अलग और टेल अलग, ठीक है, वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दिख रहा है। बेसिकली आप देख सकते हो ये जो हेक्सागोनल या पॉलीगोनल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है अबव रीजन में, दैट वन इज हेड, ठीक है। क्योंकि इसको मैंने एक तरह से कह सकते हैं, अगर ये कोई मतलब कि नॉर्मल लाइफ फॉर्म होती तो मैं ये कहती कि मैंने इसको टीएस या एलएस में कट करके आपको दिखाया, बट बेसिकली ये तो कवर्ड होगा ना, क्योंकि जब हम हेड की बात करेंगे तो वो हेड किसका बेसिकली बना होगा, प्रोटीन कोड का, ठीक है। इनसाइड दिस प्रोटीन कोड देयर इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। डीएनए का एक मॉलिक्यूल होता है न्यूक्लिक एसिड जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, और कवर किससे रहता है, प्रोटीन कोड से, जो कि मिलकर के क्या फॉर्म करता है, इस बैक्टीरियोफाज का हेड पार्ट बनाता है। अगर इसके पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 पार्ट में डिविजिबल रहेगा। हेड पार्ट हो गया, सेकंड वन इज कॉलर और नेक, एंड द थर्ड वन इज टेल रीजन, राइट। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। हाँ, वन बाय वन, ओके ओके। हेड की बात जब करते हैं कि हेड रीजन को देखते हैं तो ये बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, न्यूक्लिक एसिड आता है और प्रोटीन कोट आता है, ठीक है। प्रोटीन कोट की जब बात करते हैं तो प्रोटीन कोट आपको मालूम है, पहले भी बता चुकी हूँ कि जो वायरस का प्रोटीन कोट होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं कि नहीं, और कैप्सिड बोलते हैं ना। कैप्सिड किससे मिलके बना होता है, कैप्सोमियर से। तो यहाँ पर जब हम नंबर, जैसे आपने टीएमबी के लिए एक फिक्स नंबर पढ़ा था, वैसे ही कैप्सोमियर या प्रोटीन कोड या प्रोटीन सब यूनिट्स की बात करते हैं तो दीज आर इन नंबर ऑफ 2000 अप्रॉक्स, ठीक है। ये जब हेड की बात करते तो हेड रीजन या बना होगा, या जो भी कैप्सोमियर की यूनिट्स होती है उनका नंबर लगभग 2000 के अराउंड होता है, ठीक है। और ये जो हेड रीजन है वो किस शेप में होता है, या तो आइकोसाहेड्रॉन के फॉर्म में हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, या पॉलीगोनल कह सकते हैं, ठीक है। देख सकते हो हेक्सागोनल है ना, जैसे आप बेंजीन रिंग बनाते हो तो उसमें 6 कॉर्नर्स बनाते हो, तो सेम काइंड ऑफ है, राइट। इनसाइड दिस प्रोटीन कोड, हाँ, देयर इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके। ये भी, अगर ये भी कैसा होता है, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, यानी कि एक कट कहीं लगाया तो 2 पीसेस में हो जाएगा, कोई सर्कुलर वर्कुलर नहीं है, ठीक है। सिंगल, एक तो सॉरी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में होता है, राइट। नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट रीजन आता है बिलो द हेड, देयर इज अनदर रीजन जो कि कुछ कुछ हेक्सागोनल शेप लिए हुए रहता है, वो कहलाता है नेक रीजन या कॉलर रीजन, ठीक है। इसका काम क्या है, ये बेसिकली हेड रीजन और टेल रीजन को फ्यूज करने या क्या है कि ज्वाइन करने का काम जो है वो कौन कर रहा है, ये नेक वाला रीजन कर रहा है, ठीक है। डायमेंशंस भी चाहो तो अगर याद रहे डायमीटर इन लोगों की, तो याद रखिएगा कि हेड रीजन की 650 एंगस्ट्रॉम है एज अ डायमीटर, ठीक है। और जब लेंथ की बात करते हैं तो वो 950 एंगस्ट्रॉम होती है, याद रहे तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इतना तो नहीं पूछा जाएगा कि डायमीटर क्या है और ये सारी चीजें, लेकिन कभी कभी होता है ना स्टेटमेंट, अगर मान लीजिए एमसीक्यू भी आता है तो स्टेटमेंट जारी कर देंगे, तो जब तक कि आपको अप्रॉक्स वैल्यू नहीं पता होगी तो उसमें करेक्ट वन वाला या नॉट करेक्ट वाला ऑप्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वन, द थर्ड रीजन इज टेल रीजन, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्स 800 एंगस्ट्रॉम की है। इस टेल रीजन में होता क्या है कि ये एक सेंटर में होलो कोर फॉर्म करता है, उस होलो कोर के अराउंड शीट होती है जो कि प्रोटीन शीट है, ठीक है, कहां पर, टेल रीजन में।
और टेल रीजन का जो एंड पार्ट है वहां पर एक हेक्सागोनल शेप की प्लेट होती है जिसे एंड प्लेट कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, जैसे बेंजीन रिंग है, सेम काइंड ऑफ। लेकिन अभी आपने जब हेड पढ़ा था इसका, तो हेड में वो वर्टिकल डायरेक्शन में था, एंड प्लेट हॉरिजॉन्टल रहेगी, राइट ना। तो ये जो एंड प्लेट होती है इसमें भी दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली स्ट्रक्चर एक ही है लेकिन उसकी भी दो कैटेगरी है, जिनको कहते हैं टेल फाइबर, राइट। एंड प्लेट जहां पर एंड होती है वो बेसिकली टर्मिनेट किस में होती है, एक फाइबरल प्रोटीन्स के बने स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें एंड करती है, जिनको कहते हैं टेल फाइबर। ये दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टेल फाइबर्स होते हैं और एक होते हैं शॉर्ट टेल फाइबर्स, ठीक है। जो शॉर्ट वाले हैं उनका काम क्या है, पेनिट्रेशन का, जबकि जो लॉन्ग वाले हैं, दिस वन, ये जो लॉन्ग वाले दिख रहे हैं ये वाले, इनका काम क्या है, जब कभी ये जो बैक्टीरियोफाजेस होते हैं अपना इन्फेक्शन या लाइफ साइकिल स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो उस दौरान होस्ट की वॉल पर या सेल वॉल पर जब अटैचमेंट का काम होता है या एब्जॉर्प्शन करना होता है, तो वो काम कौन करेगा, लॉन्ग वाले करेंगे, ठीक है, लॉन्ग टेल फाइबर्स। जबकि जब पेनिट्रेशन का काम होता है, दैट मीन्स इंजेक्शन करना रहता है, या ये कहें कि डीएनए को इंसर्ट कराना रहता है होस्ट में, ठीक है, तो वो काम कौन करता है, वो करते हैं शॉर्ट टेल फाइबर्स। इतनी बात क्लियर हुई? इसमें कोई चीज ना समझ में आई हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए, ये तो बात हो गई। हाँ जी। नेक रीजन केवल एसोसिएशन के लिए, ठीक है। हेड रीजन और टेल रीजन को एसोसिएट करने के लिए या जोड़ने के लिए जो काम है वो ही है कॉलर रीजन का, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वन, अब जो पार्ट इसमें रह जाता है बैक्टीरियोफाज में,